हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केस 1 फिनिश कर दिया था। मेश एनालिसिस चल रहा था और उसका केस 1 हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। हमको करना कुछ नहीं था, मेश को आइडेंटिफाई करना था, करंट के डायरेक्शन को लगाना था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी चाहे वो करंट फ्लो करा दो और केवीएल एक्सप्रेशन लिख दो, जिससे कि 3 इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन को हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी अगर यूनिवर्सिटी में है अलाउ तो यूज कर सकते हैं। अगर आपके गेट एग्जामिनेशन में तो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वहां 3 इक्वेशंस आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगी और अगर मिल भी जाए तो क्रेमर्स रूल जिंदाबाद, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 की साइड में। तो केस नंबर 2 आपके सामने पेश है। इसमें चेंजेस ये होंगे, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है जैसे पिछला था, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पे वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लगा दिया, 7 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा दिया। जैसे ही करंट सोर्स लगा दिया तो आपको अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी नेटवर्क के आउटर पेरीमीटर, ये पेरीमीटर बोले या फिर आउटर वाली जो लाइन है, उसमें अगर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो भी करंट सोर्स अगर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर लूप का जो करंट होगा वही करंट सोर्स का वैल्यू होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में जो पैरामीटर है, इसका मतलब ये है आपका पैरामीटर सर्किट का, और ये करंट सोर्स है 7 एम्पेयर। इसका मतलब है कि I1 इक्वल टू आ जाएगा आपका, I1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 7 एम्पेयर। तो यही करंट आपका इस लूप में भी फ्लो करेगा। तो अब तो काम आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि I1, I2, I3 3 अननोन थे, जिसमें से एक अननोन तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया, एक अननोन तो आपका डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया। अब बचे हुए 2, जैसा हम लोग नेचुरली हम लोगों ने जो पिछले प्रीवियसली जो इक्वेशंस लिखी है वही इक्वेशंस अब हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, वो तो आसानी से अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेश जो सेकेंड एंड थर्ड में जो लगेगा वो सेम एज प्रीवियस। हम क्या लिख सकते हैं? सेम एज प्रीवियस। और फिर वहां से हम लोग 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल बनेगा। I1 जहां जहां पे I1 है ना, या तो ऐसा कर लीजिए एग्जैक्टली सेम है, तो जहां जहां पे I1 की वैल्यू आ चुकी है तो मेश 2 और मेश 3, क्योंकि मेश 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, मेश 2 और मेश 3 का इक्वेशन वही है, सिर्फ I1 की जगह आपको क्या पुट कर देना है? 7 एम्पेयर पुट कर देना है। तो आपके 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने जो केस नंबर 2 है, ये कभी ऐसा दिखे तो ये मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा नोट पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, पूरा नोट पॉइंट आपका लिख दिया है। ठीक है, कि इफ एनी आइडियल करंट सोर्स, चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, इज लोकेटेड एट द पेरीमीटर ऑफ द सर्किट, देन करंट सोर्स इज द करस्पॉन्डिंग लूप करंट। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, आपको जो समझाया था वही लिखवा दिया है। समझ में आया? तो सर्किट अब यूज कहां आएगा ये? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह के केसेस खूब मिलेंगे, तो जहां पर आपको एक वेरिएबल बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3। अब देखिए टाइप नंबर 3 में मैं क्या मॉडिफिकेशन करूंगा, इसको वापस से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और यहां से ये रेजिस्टेंस 2 मिनट के लिए हटा देता हूं और इसको बना देता हूं मैं एक करंट सोर्स का वैल्यू। क्या बना देता हूं मैं? करंट सोर्सेस का वैल्यू। ठीक है, और ये एक लाइन खींच देता हूं और ये 7 एम्पेयर करंट सोर्स बना देता हूं। क्या बना देता हूं? 7 एम्पेयर करंट सोर्स। अब आपको ये नेटवर्क पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अब आप ये मत कर देना, गलती है ना कि सर पिछली बार बताया था कि ये जो लूप का कोई भी लूप का I3 को 7 एम्पेयर या I1 को 7 एम्पेयर नहीं बोल देना। ये तब के केस में बात हो रही है जब पेरीमीटर मतलब आउटर साइड में अगर करंट सोर्स लगा है तो वही करंट उस लूप का करंट हो जाता है। बट ये क्या आउटर लूप में लगा है? नहीं, ये अंदर की साइड में लगा है। अब मैं आपको यहां से एक चीज बताता हूं कि इस तरह का अरेंजमेंट अगर आपको दिख जाए कि सपोज कोई भी आइडियल करंट सोर्स 2 मेश के बीच में लोकेटेड हो, 2 मेश के बीच में एक आइडियल करंट सोर्स लोकेटेड हो, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मेश। क्या बोलते हैं इसको? सुपर मेश या फिर सुपर लूप। कोई भी आइडियल करंट सोर्स अगर 2 आपके मेश के बीच में या मेश के बीच में लोकेटेड है तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मेश।
जैसे हमारा सुपर नोड था ना, वहां पे क्या था, आइडियल वोल्टेज सोर्स, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर नोड। और वहां क्या करते थे, सुपर नोड वाली ब्रांच को अलग लाते थे। सिमिलरली यहां पर सुपर मेश वाली ब्रांच को अलग लेके आ जाइए, सुपर मेश वाली ब्रांच को अलग लेके आ जाइए, है ना, इसको अलग लेके आ जाइए। ये आपका 7 एम्पेयर करंट अलग लेके आ गए। और यहां पर करंट कौन कौन से फ्लो हो रहे, एक तो इसमें यहां से जा रहा है आपका I1, है ना, ये I1 आ रहा है, और नीचे से आपका I3 आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एरो है, करंट सोर्स का एरो किसको सपोर्ट कर रहा है, I1 के डायरेक्शन में ही। I1 और करंट सोर्स का दोनों का एरो बराबर है। इसका मतलब है कि जो बराबर है उसको आप ऐसा लिखेंगे 7, या ऐसा नहीं, ऐसा लिखेंगे I1 माइनस I3, है ना, जिसके उसमें है इक्वल टू 7। जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स का है वो आपको पॉजिटिव रखना है। सपोज करो I1 क्या है, I1 का जो डायरेक्शन है, एरो I1 का एरो और 7 एम्पेयर करंट का एरो एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब वो पॉजिटिव I1 माइनस, और अपोजिट वाला माइनस, I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। सिंपली तो एक इक्वेशन हमारी कहां से बन गई, यहीं से बन गई। तो अभी हमारा सुपर मेश का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। पहले तो पहचानना है सुपर मेश, क्या पहचाना कि दो मेश के बीच में आइडियल करंट सोर्स अगर अवेलेबल है तो वो क्या कहलाता है, सुपर मेश। उसको निकाल के लाए और इस तरीके से जैसे मैंने बताया वो इक्वेशन लिख दी, एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, नोडल एनालिसिस में सोचिए थोड़ा, नोडल एनालिसिस में हमने इसके बाद क्या किया था, वो ब्रांच को उठा के एक इक्वेशन लिख दी थी, उसके बाद दोनों नोड पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हमने केसीएल लगाया था। तो सिमिलरली यहां पर हमें दोनों मेश पर एक ही टाइम पर क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। दोनों पे क्या लगाना है, हमें एक ही टाइम पे केवीएल लगाना है। तो इसको मैं उठा के कॉपी कर देता हूं, स्मार्ट बोर्ड है, अदरवाइज तो मैं यहाँ पे रफ कर देता, है ना, नॉर्मल बोर्ड होता तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोनों को यहाँ एट अ टाइम कैसे केवीएल लगाते वो दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो इसको हटा लो, इसको हटा दो, ब्रांच को हटा दो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया। और डायरेक्शन क्या, I3 का डायरेक्शन, ये वाला I3 का डायरेक्शन। अभी मैं सिर्फ नोटेशन के लिए बना रहा हूं, देखना। अब इन दोनों के ऊपर हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली केवीएल एक्सप्रेशन लिखना है, केवीएल एक्सप्रेशन लिखना है। इसको भी मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, केवीएल एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखिए केवीएल एक्सप्रेशन, जब यहां से 7 लिखा हमने 7, अब यहां पे वोल्टेज पोलरिटी चाहिए, तो किसका लिख रहे हैं अभी हम लोग, 1 का लिख रहे हैं। ये जो 1 ओम है ये किस में आ रहा है, फर्स्ट लूप में आ रहा है। तो फर्स्ट लूप क्या है, बॉस है, मतलब प्लस माइनस, इसका मतलब है कि -1 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है, इतना लिख दिया। दूसरा जब इस वाला लिख रहे उसके बाद आए, फिर कौन मिला हमें, ये मिला। यहां पर प्लस और माइनस किसके हिसाब से चलेगा, I3 के हिसाब से चलेगा। I3 के हिसाब से चलेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे -3 इंटू I3 माइनस अपोजिट में कौन आ रहा है, I2 आ रहा है, ठीक है। फिर चले तो यहां पर तो एक ही करंट है, -I3 इक्वल टू 0। I3 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं। ये इक्वेशन रहा। साइमल्टेनियसली लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपका I3 इधर चले जाएगा, I2 इधर चले जाएगा। ये सब नहीं, ये सिर्फ नोटेशन दिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सुपर नोड अब आपका फिनिश होता है। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, उस ब्रांच को उठा लो, फिर हटा दो उस ब्रांच को, और दोनों लूप्स में साइमल्टेनियसली आप केवीएल लगा दो। किस तरीके से लगाना है वो आपके सामने पेश है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 3 जैसा हम लोग सेम लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, मेश 2 में सेम एज प्रीवियस। जैसा आप पिछले केसेस वगैरह में इस लूप का लिखा था, वैसे ही हम लोग लिख सकते सेम एज प्रीवियस। आप चाहे तो लिख लीजिएगा सेम एज प्रीवियस, ठीक है। चलो समझ में आई। तो ये वाली बातें मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख दी है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, इफ एनी आइडियल करंट सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लूप्स देन इट इज सेड टू बी सुपर मेश या सुपर नोड। अप्लाई केवीएल फॉर बोथ द लूप एट अ टाइम। समझ गए कैसे करना है। अगर मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा देता आपको तो चीजें समझाना आसान नहीं होता। तो थ्योरी बाद में,
मैथमेटिक्स नेटवर्क एक तरह का क्या है मैथमेटिक्स से, तो पहले आप समझ लो हो क्या रहा है, उसके बाद थ्योरी को रीड करोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। पहले थ्योरी रीड करोगे फिर समझोगे तो दिक्कत होगी, पहले समझ लो फिर थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो अपने आप याद हो जाएंगे, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सुपर नोड और सुपर मेश किसको बोलते हैं। ये कई बार आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज वाइवा में, पीएसयू में, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाओगे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, और पूछा जाएगा कि बताइए सुपर नोड और सुपर मेश क्या होता है। भले ही उसको नहीं पता, वो भूल गया होगा 4-5 साल पहले जब पढ़ा होगा, बट आपसे पूछेगा और आपको बनना चाहिए कि जो क्वांटिटी ये है ना, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, सुपर नोड, सुपर मेश, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आइडियल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें वाइवा में बहुत पसंद की जाती है। अब पसंदीदा पकवान होता है किसी भी कॉलेज टीचर का कि आपको वाइवा में धरे और ये सारी चीज़ें पूछे। और हमारे मास्टर जी हुआ करते थे कॉलेज में, तो सुपर नोड और सुपर मेश 2 हफ्ते तक यही पढ़ाते रहे बच्चों को, यही समझाने सुपर मेश किसको बोले, सुपर नोड। तो ज़्यादा पढ़ा भी दिया ना तो भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि सुपर नोड और सुपर मेश क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर मैं अब यहीं पे रखूंगा क्योंकि सेकंड केस और फर्स्ट केस दोनों फिनिश हो गए। अब हमारा लूप एनालिसिस पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। कहां से स्टार्ट किया था हमने, एडवांस सॉल्विंग मेथड का सेकंड नंबर, मेश और लूप एनालिसिस। हम लोगों ने लूप और मेश क्या होता है ये देखा, उसके बाद कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उसके बाद हम लोगों ने प्रोसीजर देखा, और उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी बनेगी लूप इक्वेशंस वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने केस 1, ठीक है, उसके बाद केस 2 देखा हम लोगों ने, उसके बाद केस 3 देखा हम लोगों ने। ठीक है, जहां पे सुपर नोड और सुपर मेश देखा है ना, दोनों टर्म साथ में बोलने में आती है। सुपर नोड नोडल में देखा है, सुपर मेश यहाँ पे देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो 1-आध क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ ऑब्जर्वेशन लूंगा मैं, 1-2 केसेस करवा के कुछ ऑब्जर्वेशन लूंगा आपसे, और साथ में जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ठीक है, इन सब का एक मैं कंक्लूजन दे दूंगा, कौन किस पे एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, सब कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो मच। एंड अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनके ऑब्जर्वेशन, और जल्दी से ये हमारा एडवांस सॉल्विंग टेक्निक का ये भी फिनिश कर देंगे, और साथ में एक उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में एक और चीज बची है, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।